हेलो एवरीवन। कोर्स एरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 42 है। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए कोर्स एरा यूपीएससी और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का। इसमें कोशिश कीजिएगा आप अपना बेस्ट दें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। आप प्रयास कीजिएगा आप 9 से 15 के बीच में रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, स्टैग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा स्फीति की दर उच्च होती है और साथ ही आर्थिक विकास दर लगातार उच्च बनी रहती है। दूसरा कथन दिया है, अपस्फीति डिफ इन्फ्लेशन डी इन्फ्लेशन से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर से में कमी से है, लेकिन मुद्रा स्फीति की दर शून्य से ऊपर बनी रहती है। तो बताइए इनमें से डी इन्फ्लेशन के संबंध में कौन सा सही है और स्टैग इन्फ्लेशन के संबंध में सही है या नहीं। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था दोनों गलत हैं। यहाँ गलत पूछा हुआ था, दोनों में से सही कौन से नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। उम्मीद आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि यूपीएससी में हमें तो बोलना नहीं रहेगा, आपको वहाँ पढ़ेंगे ही। आप यहाँ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ सही नहीं पूछा था। तो देखिए, स्टैग इन्फ्लेशन का संबंध ये है कि उच्च मुद्रा स्फीति भी बनी रहेगी और साथ ही आर्थिक विकास दर की जो लागत होगी, विकास दर ये निम्न रहेगी और बेरोजगारी भी हाई बनी रहेगी। ये विकास दर जो रहेगी निम्न बनी रहेगी या फिर शून्य के आसपास बनी रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों हाई रहेगा इसमें। और डीप इन्फ्लेशन में क्या होता है, डी इन्फ्लेशन में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सामान्य मूल्य स्तर में कमी रहती है और साथ ही जो मुद्रास्फीति की दर है वो लगातार शून्य या उसके बराबर जीरो के आसपास बनी रहती है। तो इस स्थिति को कहते हैं डी इन्फ्लेशन कंडीशन। इन्फ्लेशन कंडीशन किसे कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन लगातार हाई बना रहता है, और डी इन्फ्लेशन मतलब लगातार शून्य या फिर नकारात्मक बना रहता है, उस स्थिति को कहते हैं डी इन्फ्लेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब ये रहता है कि कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो और आर्थिक विकास धीमा हो या अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी भी हो, आर्थिक ठहराव हो, स्टेबल हो, मतलब बहुत तेज वृद्धि नहीं हो रहा हो आर्थिक, उस स्थिति को कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। अब स्फीति से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में कमी होता है और मुद्रा स्फीति की दर शून्य या नीचे बनी रहती है, मतलब निगेटिव में बनी रहती है। कीमतें गिर रही हो धीरे धीरे प्रोडक्ट की, तो उसको डी इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में चर्चित तिलहन मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कथन ए दिया है, भारत को दालों का शुद्ध निर्यातक बनाने के लिए। बी दिया है, कच्चे पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता में कमी करने के लिए। कथन सी दिया है, तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए मिशन तिलहन के संबंध में कौन सा कथन सही है। मिशन तिलहन के अंतर्गत जिन लोगों ने लगाया है तिलहन उत्पादों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका बिल्कुल सही है। मिशन तिलहन का यही उद्देश्य है कि भारत को तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे तिलहन को और प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए किसानों को कुछ इंटेंसिव दिया जाएगा जिससे वो देश में उत्पादन करें और हम सेल्फ रिलेटेंट बन सकें, मतलब आत्मनिर्भर बन सकें। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक जोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसे एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, उसमें पूछा था गोल्डी लॉक जोन का संबंध निम्न से कैसे किससे है। गोल्डी लॉक जोन को अच्छे से व्याख्या कौन करा, तो उस क्वेश्चन में था कि पृथ्वी जैसे ग्रह। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जैसी कंडीशन उस ग्रह के पास हो तो उसको गोल्डी लॉक जोन मानेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सही है। कथन एक दिया है, गोल्डी लॉक जोन एक तारे के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जहाँ जहाँ यह आसपास के ग्रहों की सतह पर तरल जल उपस्थिति के लिए न अधिक ठंडा हो न ही अधिक गर्म हो। अधिक गर्म होगा तो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और अधिक ठंडा होगा तो बर्फ बन जाएगा। दोनों के बीच की कंडीशन हो, उसको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। अब दूसरा कथन देखते हैं, सूर्य के गोल्डी लॉक जोन में एकमात्र पृथ्वी ग्रह है। सूर्य के गोल्डी लॉक जोन में एकमात्र पृथ्वी ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला विकल्प है, यदि कोई ग्रह किसी तारे के गोल्डी लॉक जोन में स्थित है तो वह इसका अर्थ यह होता है कि ग्रह पर जीवन या तरल जल की संभावना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया केवल एक, तो उनका बिल्कुल सही है। पहला कथन तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि वो ऐसे कंडीशन हो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पे बहुत करीब रहेगा तो इसके जल वाष्प बन के उड़ जाएंगे, बहुत दूर रहेगा तो ठंडे की वजह से बर्फ बन जाएंगे। तो एक बीच का ऐसा कंडीशन जहाँ पे न वो बर्फ बने न ही वाष्प बने, उस कंडीशन को कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। तो इस कंडीशन में पृथ्वी एकमात्र ग्रह नहीं है, और भी ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया है, उनके ऊपर वो भी गोल्डी लॉक जोन में ही पड़ते हैं। इसीलिए तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रह मतलब सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। चलिए मतलब दूसरा गलत हो गया। तीसरा अगर देखें यहाँ पे, तो वहाँ पे जल और जीवन होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे हो ही तभी वो गोल्डी लॉक जोन में माना जाएगा। तो इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। जिन लोगों ने एक लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए, वही चीज़ दिया हुआ कि ना ही बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत गर्म हो, तो उसको गोल्डी लॉक जोन कहेंगे, मतलब आसपास के टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो।
और दूसरा चीज़ यहाँ देखें तो चंद्र केवल यहाँ पे ग्रह जो उपग्रह हो गोल्डीलॉक जोन में स्थित होने के लिए यहाँ ये नहीं जरूरी है कि वहाँ पे जीवन या तरल हो, ये कोई मान्य कंडीशन नहीं है। गोल्डीलॉक जोन में होने का अर्थ ये नहीं है। दूसरा चीज़ देखें तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह नहीं है सूर्य के जो गोल्डीलॉक जोन में है, वो पृथ्वी एकमात्र नहीं है, शुक्र और मंगल दोनों भी हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अव्यय प्रगत मतलब नॉन लैप्सेबल केंद्रीय संसाधन पूल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है अव्यवगत मतलब नॉन लैप्सेबल केंद्रीय संसाधन, यहाँ पे हम NLCPR पढ़ेंगे इसको। पूल योजना का उद्देश्य वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। NLCPR आप यहाँ समझ लीजिएगा नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम। दूसरा दिया है केंद्रीय संसाधन पूल के तहत सहायता प्रदान करने के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों क्षेत्र पर विचार किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको ये पता होगा कि ये किससे संबंधित है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें 2 लगाया था बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पहला देखें तो ये गलत है, ये इसके लिए नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सोशल वेलबींग को और सुनिश्चित करने के लिए है ये स्कीम। यहाँ ये स्कीम मतलब अगर इस साल पैसे नहीं यूज कर पाई गवर्नमेंट तो अगले साल ये ट्रांसफर हो जाता है, लैप्स नहीं होता है। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। दूसरा चीज़ यहाँ समझिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई अवसंरचना विकास के लिए योजनाओं के बजटीय मतलब वित्तपोषण के लिए ये चीज़ लाया गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन सी संस्था है, अब याद रखिएगा द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर एजेंसी। आप याद रखिएगा डोनर ही है जो आवंटित करती है धन का कि किस सेक्टर में कितना यूज किया जाए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की आपूर्ति के लिए एक तरह से समझ लीजिए एक कंबाइन स्कीम है जिसमें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किया जाएगा। कहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो आप याद रखिएगा ये नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल रिसोर्स स्कीम किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सी संस्था है वहाँ पे, तो डोनर है जो उसको मैनेज करती है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है भारत में आर्द्र भूमि को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया जाता है। कथन 2 दिया है वेटलैंड इंटरनेशनल एक स्वतंत्र गैर लाभकारी विश्व संगठन है, वैश्विक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने के लिए एवं पुनरुद्धार के लिए कार्य करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट ही पढ़ा था कि 2017 के अधिनियम के अंतर्गत ये काम करता है, ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा इसमें से सही है क्योंकि ये गैर लाभकारी NGO है जो उसको मैनेज करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत ये काम करता है, इसको रेगुलेट किया जाता है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 तो इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। अब दूसरा चीज़ देखिए तो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो था इसको 2010 में बनाया गया था और इसको 2017 में हटा करके एक नई कमेटी स्थापित की गई, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति गठित किया गया था। ये एक सलाहकारी निकाय है। अगर कहीं दे कि इसके जो सलाह होते हैं बाध्यकारी होते हैं तो गलत होगा, ये एक सलाहकारी निकाय है। और नए नियम 2017 में लाए गए उसके अंतर्गत परिभाषा में ये किया गया है कि कुछ वस्तुओं या मतलब जो ऐसे थे तथ्य जिनको हटा दिया गया, जिनको माना जाता था पहले वेटलैंड लेकिन अब नहीं माना जाता, जैसे कि बैक वाटर, लेगून, क्रिक और एस्चुरी, इनको अब नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है, वेटलैंड। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं दे सेंटेंस में तो आप उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। दूसरा देखें तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक संगठन है जो क्या करता है, संसाधनों को बनाए रखने के लिए, पुनरुद्धार के लिए उनके, और एक गैर लाभकारी स्वतंत्र संस्थान है ये जो सरकारों के साथ और NGO के साथ मिल करके काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित आवर्जन नीति हेफर्ड एक्शन चाइल्डहुड अराइवल डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल डाका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ये आपको ये बताना है। अभी ये न्यूज़ में था तो अभी हम इसको देखेंगे क्यों न्यूज़ में था। ये दिया है ऑस्ट्रेलिया, B दिया है यूनाइटेड किंगडम, C दिया है USA और D दिया है कनाडा। तो बताइए डाका का संबंध किससे है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे देखे होंगे जिन लोगों ने देखा होगा कि एक्शन फॉर चाइल्ड अराइवल डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल, तो ये लोगों ने मैनेज कर लिया होगा, ये US से संबंधित है और ट्रम्प गवर्नमेंट की वजह से ये न्यूज़ में था। ये क्या है, देखिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में एक प्रोविज़न किया गया। वो क्या प्रोविज़न था कि जो लोग भारत नहीं USA में गैर कानूनी ढंग से
पहुंच जाते हैं और अस्थायी निवास के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए था, क्योंकि उनको तुरंत बाहर निकाल दिया था। निर्वासित से बचाने के लिए ये बराक ओबामा गवर्नमेंट ने लाया था प्रोविज़न। लेकिन हुआ क्या था, निचली अदालतों ने और कुछ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, जिसको अभी ट्रंप गवर्नमेंट ने फिर से इसको 2017 में रद्द कर दिया। पहले से इसको रोक लगाया हुआ था, लेकिन 2017 में इसको रद्द कर दिया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप याद रखिएगा, डाका का संबंध किससे है, यूएस से संबंधित है। बराक ओबामा और ट्रंप दोनों गवर्नमेंट से संबंधित था। अभी इस समय बराक ओबामा गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, तो ये भी अब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में घोषित कर सकती है? अभी तक हमारे वहाँ आतंकवादी घोषित करने के लिए, किसी व्यक्ति को अगर आतंकवादी घोषित करना हो तो ऐसे कोई प्रोविजन नहीं थे कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सके, लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो बताइए वो कौन सा अधिनियम है जिसकी वजह से घोषित किया जा सकता है? ए दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, बी दिया है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, और सी दिया है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019, और डी दिया है केवल संगठनों को आतंकवादी के रूप में घोषित किया जा सकता है, व्यक्ति को नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के लिए, जिसकी वजह से सरकार घोषित कर सकती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी गतिविधि संशोधन रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 लगाया तो बिल्कुल सही है। 2019 में संशोधन करके इसमें प्रावधान कर दिया गया कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अब ये अधिनियम क्या करता है, देखिए यहाँ पे 2019 में गृह मंत्रालय ने इसमें संशोधन करवा दिया और किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नामित कर सकती है। दूसरा चीज़ देखें तो ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम 1967 में पारित हुआ था, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। और इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। पहली बार संशोधन नहीं हुआ, पहली बार संशोधन 2004 में हुआ था, फिर 2008 में, 2013 में संशोधन हुआ था, फिर 2019 में हो गया। और संशोधन की वजह से क्या हुआ है कि इस व्यक्तियों को, अब कोई भी व्यक्ति होगा उसको नामित किया जा सकता है आतंकवादी के रूप में। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पहले किसी संस्था को ही किया जा सकता है, व्यक्ति को नहीं, लेकिन अब किया जा सकता है व्यक्ति को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल जल विद्युत परियोजना थी, उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, उसके बारे में बताइए कौन सा सही है। कथन ए दिया अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना केरल में चालकुंडी नदी पर प्रस्तावित एक परियोजना है। दो दिया है कादर आदिवासी समुदाय चालकुंडी नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? चलकुंडी नदी पर प्रस्तावित किया गया है, और कादर आदिवासी जो हैं चलकुंडी नदी के निकटवर्ती निवासी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मछली पकड़ते हैं, और इसलिए ये न्यूज़ में था। क्योंकि जब ये बनाया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से 7 रीजन दिए हुए हैं, जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इनको बंद कर देना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरा हम यहाँ समझें तो ये क्यों है ऐसा, ये क्यों यहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए? तो देखिए पहला यहाँ पे परम्बिकुलम जो यहाँ पे अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, यहीं पे है, और इसमें डैम बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। वहीं पे हाथी गलियारा भी, वो भी प्रभावित होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी जनजाति हैं जो कि वाजाचनन फॉरेस्ट रेंज के पास एक जनजाति है, ठीक। उनके जो समुदाय हैं वो मछली पकड़ने के लिए, कादर जनजाति, वो भी प्रभावित होंगे। तो इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इसको मतलब रोक दिया जाए। अभी केरल गवर्नमेंट ने इस पर एनओसी प्रदान कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये प्रक्रिया जारी हो गई बनाने की। बहुत बार इसको निरस्त भी किया जा चुका है। जैसे कि 82 में सबसे पहले इसको कैंसिल किया गया था, बहुत बार कैंसिल हुआ है, मतलब मान के 10-12 बार कैंसिल हो चुका है। फिर इस बार गवर्नमेंट ने फिर से एनओसी इस पर दे दिया है कि इसको बना लिया जाए। तो इसकी लागत तो बहुत ज़्यादा आने के बहुत सारे कंडीशन है जिसको इसको रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों दे दी है। तो इसलिए बस याद रखिए कि अथिरापल्ली जल परियोजना किससे संबंधित है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का संबंध किससे है? तो ये केरल से संबंधित है। और कौन सी नदी पे है तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सहायता से संबंधित देशों के साथ निर्मित हस्ताक्षरित पनबिजली परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से देश के साथ भारत मिलकर के बना रहा है जल विद्युत परियोजना? कथन ए दिया है खोलोगुंचू गच्चू जल विद्युत परियोजना नेपाल में है, भारत बना रहा है। दूसरा दिया है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना भूटान में। 3 दिया है राहु घाटी पन विद्युत परियोजना बांग्लादेश में। और 4 दिया है सलमा बांध परियोजना अफगानिस्तान में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है जिसकी वजह से भारत मिल करके बना रहा है वहाँ पे? मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। देखें खोलोगुंचू जल विद्युत परियोजना ये भूटान में है। दूसरा यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ। खोलोगुंचू जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो भारत भूटान संयुक्त
उद्यम मतलब पनबिजली वाला बना रहा है। 2025 में इसको तैयार होने की संभावना है। और ये 600 मेगावाट का एक वाटर इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन मतलब हाइड्रो पावर है, जो कि 600 मेगावाट का है, खोलोगुचू नदी पर स्थित है। दूसरा देखें, मंग देछू जल विद्युत परियोजना, ये भी भूटान में। नाम से थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम ऐसे ऐसे जहाँ पे रहेंगे, खोलोगुचू और मंग देछू, ये नाम सारे भूटान के हैं। और ये भी 720 मेगावाट के हैं, जो कि 2009 में भारत के प्रधानमंत्री और भूटान द्वारा इसको पास किया गया था। दूसरा देखें, राहू घाट पन बिजली परियोजना, ये थोड़े से नाम जटिल जटिल से हैं। राहू घाट पन बिजली परियोजना, ये 40 मेगावाट का है, जो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये नेपाल में स्थापित किया गया है। आप याद रखिए, राहू घाट नेपाल में और भारत सरकार द्वारा स्थापित किया। भेल भारत सरकार की एक संस्था है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। दूसरा देखें, सलमा बांध, इसका नाम पहले था सलमा बांध, लेकिन अब बदल दिया गया। अब इसका नाम रख दिया गया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इसका नाम रख दिया गया। अब याद रखिएगा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये पनबिजली कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है, सलमा बांध। या फिर अफगान देगा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन सलमा बांध देने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आप याद रखिएगा, सलमा डैम अफगानिस्तान से संबंधित है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई बांध परियोजना भी है और ये विद्युत परियोजना भी है। ये दोनों उद्देश्य के लिए मल्टी यूज वाला होगा। ये हरी नदी पे है, तो हरी नदी का भी पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा अफगानिस्तान में हरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, नागालैंड म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कथन 2 दिया है, नागालैंड की सीमा 2 भारतीय राज्यों से लगती है। कथन 3 दिया है, संविधान का अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर देखें इसमें पहला, नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखें तो नागालैंड की सीमा 2 भारतीय राज्यों से लगती है, तो ये बिल्कुल गलत है, 3 राज्यों से लगती है। और चौथा देखें, ये तीसरा कथन देखें तो 371 नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें सही होता है हमारा 1 और 3, जिन लोगों ने भी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है, असम से साझा करता है, मणिपुर से साझा करता है। अगर हम देखें विदेशी राज्यों से, तो ये कौन सा है, म्यांमार है, म्यांमार के साथ साझा करता है। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि केंद्र सरकार कोई भी कानून इनसे संबंधित, यहाँ पे दिए गए हैं टोटल 4 प्रोविजन, इनमें से इनसे संबंधित कोई भी कानून लागू करती है, तो उससे पहले लागू करने से पहले जो संसद है उसको नागालैंड की विधानसभा से संकल्प पारित करवा के ही लागू करना होगा। उस क्या क्या प्रोविजन है जिससे उनका हस्तक्षेप होता हो, जैसे कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं अगर किसी कानून से प्रभावित होती हैं, तो वहाँ के नागालैंड की विधानसभा इसको पास करेगी तभी लागू होगा। दूसरा, नागा रूढ़जन्य विधि और प्रक्रिया, यहाँ याद रखिएगा, नागा रूढ़जन्य विधि और प्रक्रिया मतलब अगर वहाँ पे बलि प्रथा चल रही है, जब तक नागालैंड की विधानसभा पास नहीं करेगी तब तक उसको रोका नहीं जा सकता, ये चीज़ें। दूसरा देखें, सिविल और दंडीय न्यायालय प्रशासन जहाँ विश्वसनीय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार है, मतलब अगर हमारे वहाँ कोई चोर है उसको हमारे वहाँ सजा देने के प्रोविजन है, लेकिन नागालैंड में पारंपरिक रूप से सजा नहीं, उसका गला काटने का प्रोविजन है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये यहाँ पे प्रोविजन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर रोकना चाहे तो उसके पहले उसको नागालैंड विधानसभा से पास करवाना पड़ेगा बिल, एक संकल्प, तभी होगा वहाँ पर लागू होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जो हमारे वहाँ यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने के लिए बात चल रही है, ये यहाँ लागू नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ नागालैंड की जो धार्मिक विस्तार परंपराएं हैं वो प्रभावित होंगी ना, इसलिए वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। भूमि और उनके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व अंतरण मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रोविज़न है, वो भी लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की नागालैंड विधानसभा पास नहीं करेगी। तो ये 4 प्रोविज़न आप याद रखिएगा, नागालैंड के लिए स्पेशल है। अगर मतलब कहीं किसी मेंस के क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न किए गए, तो उसमें थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया, निम्नलिखित में से किसके तहत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था। ए दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, बी दिया है इंटरनेट विनियमन अधिनियम 1997, सी दिया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए किसके द्वारा गवर्नमेंट ने ये प्रतिबंध लगाया था। 59 मतलब 59 चीनी ऐप पर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत गवर्नमेंट लगाया था, और इसके जब प्रतिबंध गवर्नमेंट लगाएगी तो जो भी ऐप का सर्विस प्रोवाइडर था उसको पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होती है, ये बात आप याद रखिए। दूसरा चीज़, ये अधिनियम की धारा जो 69 ए है, 69 ए है, सॉरी वहाँ 59 था, यहाँ 69 है, यहाँ 69 जो 59 ऐप था, 69 ए अधिनियम है। तो आप दोनों प्रोविजन याद रखिए, 10 यहाँ ज़्यादा है और ए हो गया, तो याद रखिएगा ए मतलब ऐप और 10 ज़्यादा कर लेंगे, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये क्यों किया गया, इसमें एक प्रोविज़न किया गया है,
वो है आपातकालीन स्थिति में सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके लिए सरकार को किसी तरह की पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएनपी के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन वाला नहीं है ये जीएनपी, ये गोल्डन नैनो पार्टिकल है, याद रखिएगा। हमने जीएनपी बोल दिया तो आप उस इकोनॉमी वाले जीएनपी को मत समझ लीजिएगा। कथन ये दिया है, उनके पास अधिक से अधिक सौर विकिरण अवशोषित करने की क्षमता होती है। किनके पास? जीएनपी के पास। 2 दिया है, रोगों का पता लगाना, उनका निदान करना, इनके पास ये कर सकते हैं। 3 दिया है, लक्षित दवा का वितरण करना। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है जीएनपी के संबंध में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है, ये सी इसका सही है, गोल्ड नैनो पार्टिकल के संबंध में। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसके साथ गोवा यूनिवर्सिटी दोनों ने मिल करके क्या किया है कि साइक्रो टॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया के उपयोग करके, साइको टॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या किया है, जो स्वॉर्ड थे उनके नैनो कणों को सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिया है। इसका उपयोग किया गया, जैसा चिकित्सा एजेंट में नैदानिक परीक्षणों में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ कैंसर रोधी, विषाणु रोधी और मधुमेह रोधी एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दवाओं में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही बायो मेडिकल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च में भी इनका उपयोग किए जाने की संभावना है कि इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है इन सेक्टर में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, PMFME के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, सरकार एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण पर अपनाएगी, इसको लागू करेगी। दूसरा है, राज्य को यह निर्धारित करने की पूरी छूट दी जाएगी कि किन किन राज्यों से किस उत्पाद को, किन जिलों से किन उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये राज्य निर्धारित कर सकते हैं। कथन 3 दिया है, इसका विस्तार ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के विस्तार की घोषणा की गई, मतलब ऑपरेशन ग्रीन तक इसको विस्तारित किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, डी इसमें सही है। ये सारे उद्देश्य लिए गए हैं, इसमें सम्मिलित किए गए। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको भी चालू किया है। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ने इसको चालू किया आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत। इसमें क्या किया गया है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के लिए शुरू किया गया और इसमें सरकार 2 लाख सूक्ष्म जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको अगले 5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में इनकी सब्सिडी का प्रोविजन करेगी। 50% तक सब्सिडी देगी। किस लिए? कि जो भंडारण कर रहे हैं 3 महीने के लिए, जो भी मतलब कोई अगर कुछ प्रोड्यूस किए और उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं तो उसका जो रेंट होगा उसका 50% सब्सिडी में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। और इस योजना के अंतर्गत कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है आप ये याद रखिए दोस्त। इसमें 3 चीज़ें याद रखने की जरूरत है। पहले, सब्सिडी किस तरह का है। दूसरा, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, तो ऐसा आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। लेकिन दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा 3 महीने के लिए दिया गया। 3 महीने अगर कोई उद्योग रख रहा है, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर भंडारित कर रहा है तो उसको 50% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। और इसमें कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो केंद्र राज्यों के बीच 60-40 का अनुपात है और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का। ये तो सबको याद रहेगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60-40 ही है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश और सिंपल राज्य दोनों को बराबर कर दिया गया है, लेकिन हिमालय राज्यों के लिए सामान्यतः वही प्रोविजन है जो पहले रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित स्टॉकहोम घोषणा 1972 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। कथन ए दिया है, पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन के लिए। कथन 2 दिया है, वैश्विक सुरक्षा के लिए। 3 दिया है, पर्यावरण और विकास के लिए। 4 दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो बताइए इनमें से किससे संबंधित है स्टॉकहोम घोषणा 1972? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है, ये पर्यावरण और विकास से संबंधित है स्टॉकहोम घोषणा 1972। ये देखिए 5 से 16 जून के बीच 1972 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है, वहाँ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहाँ पर्यावरण और विकास से संबंधित 26 सिद्धांतों की और 119 सिफारिशों के साथ एक संकल्प पारित किया गया था, सहमत हुए थे। और इसका उद्देश्य ये था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्र पर कार्यवाही करे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़े। इससे संबंधित कुछ नीतियाँ बनाए और पर्यावरण का संरक्षण करे। बस इतना था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से युवाओं को सही ढंग से सम्मिलित कीजिए। ये कुछ वहाँ के आतंकवादी संगठन है और उनका संबंध किस किस देशों से, आपको ये बताना है। कथन ए दिया है, हिजबुल्लाह लेबनान। बी दिया है, दूसरा दिया है हौथीस यमन। 3 दिया है, बोको हराम नाइजीरिया।
4 दिया अल शबाब सोमालिया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है जहाँ से वो संबंध रखते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसका डी सही है, ये सारे सही सुमलित हैं। अल शबाब सोमालिया है, बोको हराम नाइजीरिया है, हैथिस हैथिस यमन है, ये लड़ाके हैं यमन के, और हिजबुल्ला लेबनान से संबंध रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेबनान यहाँ पे है, लेबनान का संबंध किसे था, हिजबुल्ला लेबनान में रहते हैं। और आप यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे बेरूत, तो यहाँ पे अभी एक जल्दी ही मीथेन एक गैस को जैसे यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल था तो इसके वजह से भी था। और दूसरा यहाँ पे देखिए बोको हराम कहाँ का है, नाइजीरिया का है। नाइजीरिया यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेबर कोस्ट इसको कहते हैं, स्लेव कोस्ट भी कहते हैं नाइजीरिया को। गल्फ ऑफ गियाना को स्लेव कोस्ट भी इसको कहते हैं। दूसरा देखें तो यमन का, यहाँ यमन में कौन से हैथिस हैं, हैथिस यमन में है। और सोमालिया में कौन से हैं, अल शबाब। आप सोमालिया जो डाकुओं का नाम सुने होंगे, तो पायरेसी को जैसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है सोमालिया, तो अल शबाब याद रखिएगा। चलिए आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।